क्या पटना वाले खान सर पर हत्या का जो आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? खुद रोशन यादव सर जो कि जेल से निकल रहे हैं, आसपास स्टूडेंट खड़े हैं, उनकी बीच में खड़े होकर ऑन कैमरा खान सर के लिए जो उन्होंने बातें बोली हैं उसे पहले सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी हम समझाते हैं। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। तो सुना आपने कि किस तरीके से रोशन यादव सर पसीने में तरबतर होकर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जब तक वो बाहर थे उनके भाई सेफ थे, और जैसे ही सलाखों के पीछे गए यहां पर खेल हो गया, उनके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया और सीधे तौर पर नाम लिया गया है पटना वाले खान सर फैजल खान का नाम लेकर बताया गया है कि उन्होंने उनके भाई को मौत के घाट उतारा है। और यहां पर जहां पर रोशन यादव सर के भाई की जो मौत हुई है, जो संदिग्ध मौत हुई है, नेपाल वाला वो होटल आपको दिखाएंगे। वो होटल कौन सा है, किस अस्पताल में लेकर गए हैं और किस तरीके से, अगर ये कोई सामान्य मौत होती तो उसमें अरेस्ट नहीं होता, लेकिन नेपाल पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। अब तक 5 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो पर्दे की पीछे की जो कहानी है वो शायद दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि बिहार में दो गुरुओं की जो लड़ाई हुई है वो हर किसी ने देखी। फायरिंग हो जाती है, फायरिंग के बाद अब मौत का मामला भी जिस तरीके से सामने आ रहा है, सीधे तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये साफ तौर पर दिखाने के लिए काफी है कि रंगदारी का माहौल बच्चों से लेकर गुरुओं से लेकर वहां के बड़े बड़े बाहुबली में कूट कूट कर भरा गया है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, किस तरीके से प्रिंस यादव की मौत हुई है, किस तरीके से सवाल खड़े किया जा रहे हैं, सब जानिएगा आप इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये तस्वीर है प्रिंस यादव की, यानी कि रोशन आनंद सर के सगे भाई की। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब वो इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है और मौत के बाद जो उनकी तस्वीर सामने आती है, जो हमने देखी है, उस पर उनकी आंखों पर एक चोट का निशान दिखाई देता है। और इसीलिए जो सस्पेंस है, जो रहस्य है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही होटल है जो नेपाल का शुभा होटल है। इसी होटल के अंदर जो रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव हैं वो मौजूद थे कुछ लड़कों के साथ, और फिर अचानक से उन्हें ले जाया जाता है इस अस्पताल में। जो आप अस्पताल देख रहे हैं, सीधे होटल से निकलकर उन्हें इस अस्पताल में ले जाया जाता है, और जहां डॉक्टर्स कह देते हैं कि उनकी मौत हो गई है। अब जब ये पूरा मामला चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, और जब उनकी डेड बॉडी भी मिली तो ऐसे में कई सारे सवाल उठे, और कई सारी रिपोर्ट्स में तो दावा कर दिया गया कि उनकी बॉडी के अंदर जहर के अंश पाए गए हैं। हो सकता है वो किसी दवाई की टॉक्सिसिटी हो जो जहर के रूप में बाहर आई हो। लेकिन ये आखिर जो रोशन आनंद के भाई हैं वो इस होटल में पहुंचे कैसे? उनके कमरे में वो जो 4-5 लोग मौजूद थे वो थे कौन, और आखिर क्या हुआ था उस वक्त जिस वक्त उनकी मौत हुई थी? तो दरअसल आपको पूरा माजरा याद होगा, पूरा मामला पता होगा कि जब 2 जून का वक्त था और अचानक से तो ज्ञान बिंदु का जो कोचिंग सेंटर था वहाँ पर खान सर के कुछ लड़के जाते हैं, पोस्टर्स लगा देते हैं, और इसके बाद जो ज्ञान बिंदु के लड़के हैं वो उस पोस्टर को उखाड़ते भी हैं जो उनके कोचिंग सेंटर पर लगा था, और उसके बाद वहाँ से निकल कर सीधे तौर पर खान सर की कोचिंग में जाने की कोशिश करते हैं। उनके हाथों में पत्थर होता है, पथराव किए जाते हैं, मारपीट की जाती है, और इसी में फायरिंग भी होती है। वो एक किस्सा अलग है, लेकिन ये जो पूरी चीज़ हुई थी, पूरा जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें एक नाम आया था प्रिंस यादव, और कहा गया था कि जो भीड़ है, जो बच्चों की भीड़ आई थी, उसे लेकर प्रिंस यादव ही आया था, रोशन आनंद का भाई ही आया था, हाथ में पत्थर ले रखे थे, और खान सर के कोचिंग सेंटर पर उसने पथराव किए थे। अब इसके बाद जब एफआईआर होती है तो एफआईआर में रोशन आनंद सर का नाम था, लेकिन प्रिंस यादव उनके भाई का नाम भी था। और इसीलिए जब रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हो जाती है तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, पटना पुलिस से छिपने के लिए, सीधे तौर पर प्रिंस यादव जो हैं वो बिहार से निकलकर नेपाल आ जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। और इसी होटल में आकर, ये जो होटल आप देख रहे हैं शुभा होटल, इसी होटल में आकर वो ठहर जाते हैं, यानी छुप जाते हैं, और उनके साथ 3-4 लड़के और मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि अचानक से उनको एक रोज़ उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, और
उनके दोस्तों ने उन्हें कोशिश की ठीक करने की, तो कुछ देर में वो ठीक भी हुए। लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया तो उनके दोस्तों का ये कहना है कि अचानक से उनकी सांसें बढ़ गई और उन्हें फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया। और ऐसे में ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं, जैसे वो इस अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इनकी मौत तो पहले ही हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ें जब आई और ये पूरा जब घटनाक्रम आया, इसके बाद जो आपको दीपक ने शुरुआत में सुनाया था कि जो रोशन आनंद सर है वो किस तरह से बता रहे कि खान सर ने षड्यंत्र रचा है, खान सर ने कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की है और पूरे इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, एक तरह से उन्होंने साजिश रची है इस हत्या के लिए। तो जब ये पूरी चीज़ सामने आती है तो हर किसी का डाउट जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जहर की जो बात आई, आंखों पर चोट की जो बात आई, तो इसके पीछे आखिर है कौन, क्या कोई तीसरा साजिश रच रहा है? क्योंकि जब पूरा मैटर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, नेपाल पुलिस, तो जो साथ में 3-4 लोग मौजूद थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब हिरासत में ले लिया जाता है। यानी पुलिस को कोई ऐसी चीज़ ज़रूर पता लगी है जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत चीज़ हुई है, कोई षड्यंत्र किया गया है। आखिर अरेस्ट, क्योंकि अगर वो उनके दोस्त थे, उनके साथ ही मौजूद थे, तो अरेस्ट करने जैसा कोई काम नहीं बनता, उनसे पूछताछ हो सकती थी। लेकिन उन 4-5 लोगों को जो नेपाल पुलिस है उसने हिरासत में ले लिया है। अब आप एक बार सुनिए कि किस तरह से जो रोशन आनंद सर हैं, जब उन्होंने अपने भाई की मौत के बारे में सुना, वो कैसे स्टूडेंट से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चों, आप लोग पढ़ो, आप मेरे भाई बहनों जैसे हो। इसके अलावा साथ ही वो बता रहे हैं कि खान सर ने कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कैसे पूरी एक कहानी गढ़कर उनको जेल भिजवाया और फिर उनकी ज़मानत भी नहीं हुई, और आखिर कौन सा वो बड़ा शख्स है। साथ ही साथ वो एक बड़े शख्स का नाम ले रहे, एक नेता का भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो शख्स है, वो जो नेता है, वो उनके पीछे उनका हाथ है और इसी वजह से खान सर को कुछ भी नहीं हुआ। ना खान सर अरेस्ट हुए, ना कोर्ट में उनकी कोई भी सारी दलीलें मान ली गई और साफ तौर पे मुझे इतने दिन जेल में रखा गया। सहयोग की जरूरत है, आप सभी भाई हमारा सहयोग करें। धन्यवाद सभी लोगों को। हमने क्या खोया है? हमने वो खोया है जो नहीं आ सकता है। हमने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ खोया, हमने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ खोया है। हमें आप सभी छोटे भाइयों के सहयोग की ज़रूरत है। सभी मीडिया भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंदी से रख रहे हैं। धन्यवाद। किस तरह कोई बर्दाश्त को अंजाम दिया है, हम आपके साथ हैं। फैजल खान ने अपील की है, फैजल खान कि हम आपके साथ हैं। साजिश हुई है हमारे साथ, उसने हमें जेल में भिजवाया, साजिश के तहत उसने हमें जेल में भिजवाया, साजिश के तहत उसने हमें जेल में भिजवाया और हमारे भाई की हत्या फैजल खान ने करवाई है। फैजल खान की गिरफ्तारी की भी मांग करेंगे। पटना पुलिस रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पूरी सशक्त हो जाती है और फैजल खान को नेता के संरक्षण की वजह से गिरफ्तार करने में पटना पुलिस कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? और करोड़ों रुपया हमको जेल में डलवाने के लिए करोड़ों रुपया फैजल खान ने बहाया है। किसको दिया है? किसको दिया है ये जांच का विषय। आप लोग पता कीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग पता कीजिए, आप लोग पता कीजिए, आप लोग पता कीजिए। मैं नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन नेता का संरक्षण प्राप्त है। हमको नहीं पता है सरकार में है या विपक्ष में, नहीं पता है, लेकिन नेता का संरक्षण प्राप्त है। मैं नेता का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन फैजल खान को नेता का संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने हमें पूरी तरीका से प्रताड़ित किया। पटना पुलिस ने हमारा क्या नहीं किया है? पटना पुलिस ने जितना हो सकता था उतना हमको प्रताड़ित किया है। मेरे आंसू सूख गए हैं, जेल में मेरे आंसू सूख गए हैं। आंसू नहीं आ रहा, आंसू नहीं आ रहा है आंख में। मैं अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगा। तो सुना आपने किस तरह से रोशन आनंद सर ने साफ तौर पे सारे आरोप जो हैं वो मढ़ दिए हैं खान सर पर। लेकिन इस पूरे मामले में जब खान सर को लगा कि इस तरह से प्रिंस यादव की मौत हो गई, एफआईआर में उनका नाम था, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं डर लगा। उन्हें भी लगा कि वो इस पूरे मैटर पर घिर सकते हैं और इसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बाकायदा एक वीडियो बनाया है करीब 11 से 12 मिनट का। उस पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है प्रिंस यादव को और तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा है कि जो प्रिंस यादव है वो उनका दोस्त था, उनसे बातचीत होती थी, वो
मरवाने में, मतलब कुछ भी ऐसी साजिश वो नहीं कर सकते जिससे किसी की हत्या हो जाए। इसके अलावा खान सर ने एक बात और कही है कि ये 2 टीचर्स की लड़ाई है, 2 ग्रुप्स की लड़ाई हुई और हो सकता है इसमें किसी तीसरे ने रोटी सेक ली हो, किसी तीसरे ने इसका फ़ायदा उठाया हो और प्रिंस यादव के साथ ऐसा कुछ कर दिया जिससे उसकी हत्या हो गई। अब आप आगे समझिए कि आखिर प्रिंस यादव है कौन, मतलब प्रिंस यादव थे कौन, वो किस तरह से रोशन आनंद की मदद करते थे इस कोचिंग को चलाने में, और आखिरकार इस पूरे मामले में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो छन छन कर एक एक चीज़ सामने आ रही है, उसकी सच्चाई आखिर है क्या। देखिए, आज हम बैठ के इस डिकोडिंग क्राइम में 2 गुरुओं की आपको जो चीज़ें बता रहे हैं, हमें उसे बताने में थोड़ी सी झिझक भी हो रही थी। हमें लग रहा था कि क्या हमें अपने ऑडियंस को ये बातें बतानी चाहिए कि जिस तरीके से बिहार में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले 2 बड़े जो शख्स हैं, उन पर अगर ऐसे आरोप लगे, एक कहे कि उन्होंने फायरिंग करवाई, एक फायरिंग की बात छुपा ले, और जिस तरीके से रोशन यादव सर का ये कहना भी है कि हमने तो सिर्फ पत्थर चलाया, हमें जेल में भेज दिया, जिन्होंने गोली चलाई उनका तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर सोचिए, संदिग्ध मौत भी हो जाती है नेपाल के अंदर, क्योंकि वो नेपाल में पहुंचा तो पहुंचा कैसे प्रिंस यादव। दरअसल उसमें ये भी कहा गया कि प्रिंस यादव पर FIR में नाम आ गया था और इसलिए वो नेपाल भी चले जाते हैं। तो इस पूरे कड़ी में आप सोचिए, घाटा किसका हो रहा है? घाटा कि सिर्फ और सिर्फ उन गरीब बच्चों का हो रहा है जो एडुकेशन लेने के लिए, जो ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपने ज्ञान की बुद्धि बढ़ाने के लिए पटना पहुंचे थे, और पटना पहुंचकर 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की पॉलिटिक्स में कुछ इस तरीके से फंसे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनका आने वाला भविष्य क्या होगा। सोचिए, बच्चों के बीच में हॉट टॉपिक है कि खान सर बेहतर कि रोशन यादव सर बेहतर। देखो, खान सर ने बुरा किया, रोशन यादव सर ने बुरा किया, और ये जो सारी बातें हैं हम तक जो आप बता रहे हैं, हम आपको कोर्ट के अंदर भी सारी बातें चली, और खुद कोर्ट के अंदर जो जज साहब ने, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो सारा जो मामला है ना, ये 2 गुरुओं के बीच का मामला है, और 2 गुरुओं को आपस में कुछ इस तरीके से बातचीत कर कर एक हेल्दी कंपटीशन बनाना चाहिए। देखिए, हेल्दी कंपटीशन में आपको समझाऊंगा। दरअसल उनका कहने का मतलब क्या था, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये हिदायत दी गई है, गुरु है, गुरु की तरह व्यवहार करें। अब देखिए, हम भी उस दिन ये कह रहे थे कि मान लीजिए कोई भी एक पक्ष अगर एक तरीके से सामने जाकर कहे कि हम आपसे हाथ मिलाने को राजी हैं, चाहे रोशन यादव सर खान सर को कहें, खान सर रोशन यादव सर को कहें, अगर दोनों हाथ मिला ले, गले मिल लें, सोचिए बच्चों के बीच में एक तरीके से बहुत बड़ी बात होगी कि 2 टीचर जो लड़ रहे थे, दोनों ही अपने अपने फील्ड में महारथी हैं, किसी से बात छिपी नहीं है, दोनों ही उनके जो स्टूडेंट पढ़ाए जो बच्चे हैं वो इंस्पेक्टर बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर तैनात हैं, और हर किसी का सपना है कि दोनों गुरुओं के बीच में जो लड़ाई हो रही है इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो बिहार के अंदर जो चीजें हो रही है, पटना के अंदर जो चीजें हो रही हैं, उसका जो वीडियो है, उसकी जो खबर है, हम भी जो वीडियो बना रहे हैं, हर एक राज्य के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब सोचिए, इसमें छवि भी, बच्चों की तो भविष्य खराब हो ही रहा है, बिहार की छवि भी खराब हो रही है कि सोचो, वहां पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर लोग एक दूसरे की बच्चों के लिए वहां पे गोली चल जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है। राजस्थान में कोटा भी है, कोटा में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और बड़े आराम से चलते हैं, तो उसे हेल्दी कंपटीशन कहा जाता है कि तुम भी कमाओ, हम भी कमाएं, हमारे यहाँ के बच्चे ज्यादा पढ़कर निकले। ये इस तरीके की हेल्दी कंपटीशन की बात होती है। लेकिन बिहार के अंदर क्या हो रहा है, गोली चल जा रही है, कोई FIR में नाम आ जा रहा है, रात को कोई पत्थर मार दे रहा है, कोई किसी के इंस्टीट्यूट के बाहर पोस्टर लगा दे रहा है, कोई उसका पोस्टर फाड़ने के लिए बाहर आ जा रहा है। ये जो उपद्रव चल रहा है, इससे बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है और इसे ही कम करने की जरूरत है। आपको एक चीज और बता दूं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। जिस तरीके से आप जब देखते होंगे कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आप बच्चों के नाम आते हैं कि ये ऑल इंडिया रैंक 10 है, 9 है, 7 है, 50 है, 25 है, 125 है, ये बात भी एक कड़वी सच्चाई है हमारे देश के अंदर कि जो बच्चों के रैंक आ जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें पैसे देकर उनके रैंक और उनकी फोटो छापने के लिए उन बच्चों को पैसे देते हैं, उनके माँ बाप को पैसे देते हैं कि आपके बच्चे की जो रैंक आई है, हम अपने इंस्टीट्यूट के नाम से उसे छापना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ लिख कर उसका इतना रैंक आया है। अब उस बच्चे को लगता है कि यार मैंने तो पढ़ लिख के अपने दम पर रैंक तो ले लिया, अब इसी बहाने 25-30 लाख रुपए मिल जाएंगे, नाम भी हो जाएगा, तस्वीर भी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो कोचिंग जो तरीके जो चल रहे हैं, इस पर
पर लगाम लगाने की जरूरत है। और जो कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत अहम हो जाती है कि हेल्दी कंपटीशन रखिए। गुरु का मतलब होता है, ठीक है उसने अगर 5 बच्चों को अगर ज्यादा नौकरी लगवा दी, अच्छी बात है, हम 2 बच्चों को ही नौकरी लगा पाए कोई बात नहीं, हम अगली बार 7 बच्चों की नौकरी लगवाएंगे। ये होता है हेल्दी कंपटीशन। बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आने वाले भविष्य की नींव रखेंगे भारत की। अगर भारत की नींव कुछ इस तरीके से होगी, जब वो अपनी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं तब उनके अगर टीचर्स ही आपस में लड़ जाएं तो सोचिए आने वाले भविष्य में वो कल को डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी। और इसी को बदलने की जरूरत है और बिहार की जो छवि है उसे और भी ज्यादा सुधारने की कवायद करनी चाहिए। अब ऐसे में जिस तरीके से हम आपको प्रिंस यादव के बारे में बता रहे थे कि प्रिंस यादव ज्ञान बिंदु जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो खान सर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके ठीक सामने खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है खान ग्लोबल स्टडीज KGS एकेडमी के नाम से है। ज्ञान बिंदु रोशन यादव सर का है और प्रिंस यादव का है। अब दरअसल ये हुआ कैसे, जो प्रिंस यादव है सहरसा जिला के रहने वाले हैं, वो रोशन यादव जो उनके डायरेक्टर है ज्ञान बिंदु के, उनके भाई हैं। और इस एकेडमी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, देखिए जो रोशन यादव सर है तो बच्चों को पढ़ाने का काम, टीचर्स को पढ़ाने का काम, जो बैक ऑफ द ऑफिस जो बैठकर अकाउंट्स देखना, किसकी कहाँ पे हायरिंग हो रही है और क्लासरूम में क्या क्या ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, लॉजिस्टिक को देखना, ये प्रिंस यादव करते थे रोशन यादव सर के साथ मिलकर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, कुछ साल पहले भी आरोप लगा कि जो प्रिंस यादव हैं, जो रोशन यादव सर के जो भाई हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने खान सर के जो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है और एक तरीके से पथराव करने की भी कोशिश की है। पहले भी नाम आ चुका है इस चीज़ को लेकर। और हाल ही में जब बोला गया, कथित तौर पे ये कहा गया है कि जो खान सर की जो इंस्टीट्यूट वाले के कुछ बच्चे थे उन्होंने जाकर पोस्टर लगा दिया ज्ञान बिंदु के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, जिसके बाद ज्ञान बिंदु के कुछ लोग आए वहां पे उन्होंने पथरावबाजी किया और जिसके जवाब में कहा जा रहा है, जो अभी तक सामने आ रही है, कि गार्ड्स ने गोली चला दी ताकि उनको पीछे धकेला जा सके। अब ऐसे में जो पूरी FIR का जो दौर चलता है उसमें सीधे तौर पर रोशन यादव सर क्योंकि डायरेक्टर थे उनका नाम आया, इनके साथ जुड़े लोगों का नाम आया, प्रिंस यादव का भी नाम आ गया। अब प्रिंस यादव उनके साथी का जब नाम आया तो रोशन यादव सर जैसे ही अरेस्ट हुए, ये जो प्रिंस यादव जो एडमिनिस्ट्रेटर था कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो भाग जाता है नेपाल अपने कुछ दोस्तों के साथ ताकि उन्हें जेल में ना हो सके। अब यहां पर नेपाल जाकर वो उस होटल में छिपे रहते हैं। अब जिस तरीके से जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे, हमें समझना चाहा कि पहली बार किसने देखा और कैसे पता लगा कि यहां पर जो प्रिंस यादव है उनकी मौत हो गई है। तो जब इस जांच पड़ताल में हमें पता लगा कि दरअसल नेपाल पुलिस के पास 13 जून को 2026 को अचानक से प्रिंस की तबीयत बिगड़ जाती है। उनके साथ उनके कमरे में उनका एक दोस्त ठहरा हुआ, तो काउंटर पर जाकर कहता है, जो रिसेप्शन होता है वहां पर जाकर कहता है कि देखो वहां पर मेरे दोस्त की संदिग्ध हालत में अब मौत हो गई है। जो होटल एडमिनिस्ट्रेटर था वो फौरन ही पुलिस को बुलाता है। डॉक्टर के पास जब अस्पताल लेके जाया जाता है वहां पर उन्हें मौत बता दिया जाता है कि उनकी मौत हो गई है। अब इसके बाद जो घटना के समय होटल में प्रिंस यादव के साथ मौजूद सभी लड़कों को नेपाल पुलिस ने तुरंत के तुरंत अरेस्ट कर लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब अगर मामला सिंपल होता, मामला पता लगता है कि नॉर्मल तरीके से मौत हो गई है, तो शायद कोई अरेस्ट नहीं करता। अगर नेपाल पुलिस अगर अरेस्ट कर रही है और गहन पूछताछ के लिए, देखिए अरेस्ट करना और वो एक तरीके से डिटेन करना दो अलग अलग चीजें होती है कि पुलिस आपको थाने में बिठाकर पूछताछ कर रही है। लेकिन अब तक जो मामला जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे गहन तरीके से पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या सब कुछ सही था? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो सारी जो चीजें हो रही हैं, देखिए पब्लिसिटी तो दोनों को मिल रही है, खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ज्ञान बिंदु को भी। आने वाले वक्त में 1-1.5 साल में जब भी कोई बच्चा वहां पे जाएगा वो कहेगा कि ये तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो हम यूट्यूब पर टीवी पे देखते थे, ये वही खान सर हैं क्या, ये वही रोशन यादव सर है कि जिनको हम टीवी पे देखते थे, ये जेल भी जा चुके हैं, यहाँ पे जो सारी जो चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं सोचिए बच्चों की मानसिकता और भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चीजें हैं, ज्ञान बिंदु को संचालन करना, ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो लड़ाई जो शुरू हुई थी वो इस बात को लेके हुई थी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली थी,
उसमें जो टोटल वैकेंसी निकली थी वो 19,000 वैकेंसी निकली थी। और बताया ये जाता है कि दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग दावे किए गए कि देखो हमने तो 12,000 बच्चों को कर दिया पास, हमने 13,000 बच्चों को कर दिया पास। अगर हम दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का अगर टोटल भी करें तो हो जाता है 25,000। वैकेंसी थी 19,000, बच्चे पास हो गए 25,000 दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो जाहिर सी बात है कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट झूठ तो बोल रहा है, लेकिन झूठ जो बताया जा रहा है, क्या ये इस चीज का वर्चस्व को इसको लड़ाई बना ली गई कि हमने 12,000 तुमने 13,000, तुम्हारे 1,000 ज्यादा कैसे? ये एक दूसरे को जो नीचा दिखाने वाली जो कवायद जो शुरू हुई है वो खूनी तौर पर बदल चुकी है। पथराव हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं और इसे ही थामने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि इसमें बिहार का भविष्य, बिहार की छवि और बिहार के लोग जो अलग अलग राज्यों में बसे हैं उन्हें बहुत दुख पहुंचता है जब वो इस खबर को देखते हैं, समझते हैं। उन्हें लगता है कि बिहार की राजधानी के अंदर ये असल में चल क्या रहा है। जहां पर आपको ज्ञान अर्जित करने जाना था वहां पर तू मैं एक तू तड़ाक हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, फायरिंग हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसे रोकने की बेहद जरूरत है। अब ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी पीछे नहीं हट रही हैं। और हाल ही में जो लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं उन्होंने ऑन कैमरा आकर बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो शायद आपको सुनना चाहिए। पहले हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है, इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था। और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। तो इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए इस व्यक्ति को। और साथ ही साथ उनको न्याय मिलना चाहिए, जो प्रिंस यादव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस सिचुएशन में हम सरकार से मांग करते हैं कि रोशन आनंद जो हैं उनको पे रोल पे छोड़ा जाए ताकि अपने भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। ये हमारा जनशक्ति जनता दल का ये हमारा कहना है। हमने ट्वीट किया है, फेसबुक पे डाला है। और जो प्रिंस है, जो जिनकी हत्या हुई है, वो हमसे मिलते जुलते भी थे। देखिए इनकी फोटो है यहाँ पे, ये 8 साल पहले की फोटो, ये हमसे मिल करके गए थे जब हम 2 नंबर आवास में थे। तो देखिए, तो इससे हम बहुत मर्माहत हैं, हम बहुत परेशान हैं। यंग नौजवान का हत्या कर दे रहा है सब, अपराधी तांडव मचा रहा है, किस न किस रूप में आ जा रहा है अपराधी। आज ये कोचिंग के नाम पे अपराध करने का ही काम कर रहा है खान। इसके जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से ये भी आरोप लगा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए, चाहे जैसी भी सच्चाई हो। अगर कोई इसके पीछे है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी भी चाहिए।